आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक दयानंद पांडे जी लखनऊ से। गुरु जी जय श्री राम। नमस्कार गुरु जी, सीधे सीधे पॉइंट पे आऊंगा। 80 का दशक और उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बढ़ता हुआ दबदबा। ये जो मिली जुली सरकारें थी ना, इन्होंने माफिया राज को ज्यादा पोषित किया। और होता क्या था, इनकी जरूरत, राजा भैया गुंडा है, आज अब बहुत बड़ा शरीफ बना घूमता है, वो भी बहुत बड़ा गुंडा है। लेकिन जब विधानसभा में एक बार मारपीट हुई थी तो मैंने देखा था, हरिशंकर तिवारी भी थे उन दोनों विधानसभा में, राजा भैया भी, मार्कंडेय चंद थे, तमाम गुंडे उस वक्त विधानसभा में थे। लेकिन जब मारपीट शुरू हुई ना, तो सपाहियों की गुंडई के आगे सबकी गुंडई धरी रह गई थी। और अगर पुलिस ना आई थी विधानसभा में, तो सपाहियों की तो पूरी प्लानिंग थी मायावती को कि हत्या कर देने, वही मारते थे। क्योंकि मुलायम सिंह को उन्होंने काम पकड़ उठाया बैठाया था, वो जवाब उनके था। मायावती बहुत होशियार महिला, वो सेकेंड भर में निकल गई विधानसभा से बाहर, बकैया बच्चों की तरफ से भागी, और मुख्तार अंसारी ने उसको कवरेज दिया। मायावती को सोचिए, मैं था उस वक्त विधानसभा में, सोचिए कैसे माफिया विधानसभा में काम कर रहा था। जब वो कल्याण सिंह को विश्वास मत लेना था, रमेश भंडारी यहाँ राज्यपाल थे, और उन्होंने कहा था विधानसभा की कार्रवाई एक सेकंड भी रुके बिना विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए। तो सपाहियों की सिर्फ इतनी मंशा थी कि मायावती को किसी तरह से वहां बेइज्जत किया जाए या मार दिया जाए। पूरी तैयारी से गए थे। बहुत सारे सपाही विधायकों को मैंने देखा टूट गए थे, मतलब सपा से इतनी संख्या की थी तो सीधे नहीं कूट सकते थे। जो व्हील चेयर पे, ये रविंद्र सिंह की पत्नी गौरी देवी तक आई थी, केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष, उनके कमरे में व्हील चेयर बैठी थी, तो विधानसभा के लायक नहीं है, ये है वो। मतलब पहले से वोट न देने की पहले से रणनीति थी। लेकिन जब विधानसभा में कार्रवाई शुरू हुई, उस वक्त बसपा भी टूट गई थी। मायावती को खबर नहीं थी बसपा, क्योंकि मायावती ने तो अपने सारे विधायकों को तोड़ इकट्ठा करके बंद करके रख लिया था। कांग्रेस टूट गई थी नरेश अग्रवाल के नेतृत्व में। तो मायावती जब आई तो सोचिए, विधानसभा के उस पास दारूसभा है, उसी में उनका दफ्तर था उन दिनों बसपा का, वहीं सारे विधायकों को 3-4 दिन कैद करके रखा था। सड़क सिर्फ पार करनी थी, फिर भी बस से बैठा के अपने सारे विधायकों को लाई, गिनती कराती हुई परेड करती हुई आगे आगे खुद, और पीछे पीछे विधायकों को ले चली थी, और उसके पीछे नसरुद्दीन सिद्दीकी वगैरह थे और आई। और प्रमोद तिवारी वहाँ थे, मैं दोनों विधानसभा की प्रेस गैलरी में बैठा था। प्रमोद तिवारी से उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी पार्टी टूटी, मेरा से एक भी नहीं टूटा। और फिर प्रमोद तिवारी उधर, मायावती की उधर पीठ थी, नहीं देख पाई, और उनके सारे विधायक धीरे धीरे भाजपा की पाले में भागे जा रहे थे। तो प्रमोद तिवारी ने, मैंने उन दिनों एक रिपोर्ट भी लिखी थी उसी दिन, कि जवाब हम क्या देते खो गए सवालों में। प्रमोद तिवारी चुप रहे, उनका फिर इशारा किया मायावती को, देखिए उधर क्या हो रहा है। तो पीछे उनके सारे विधायक टूटे, शंकर तिवारी वाले सब बसपा में थे, सब निकल गए उधर, जनतांत्रिक बसपा बना के। उसी में सपा की प्लानिंग थी कि मारपीट होगी, उनको जानते थे कि सरकार से बच जाएगी कल्याण, तो मारपीट की प्लानिंग थी। और प्रमोद तिवारी ने तुरंत व्यवस्था का सवाल उठाया, उसी बीच मारपीट शुरू। मायावती ने सेकंड नहीं लगाया, मुख्तार अंसारी वहाँ खड़ा था, उसने मुख्तार अंसारी को मायावती ने तुरंत इशारा किया, मारपीट शुरू हो चुकी थी। सोचिए विधायकों के बीच में, और वो मायावती को बढ़ ही रहे थे। अच्छा होता क्या, विधानसभा में सीट मेज लगी रहती, तो कूद के तो आप आ नहीं सकते, धीरे धीरे बढ़ ही रहे थे। सपा का अलग बैठने का था, बसपा का अलग बैठने का था, तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे थे। तब तक मायावती समझ गई, उसमें मुख्तार अंसारी उन दिनों जो बसपा का ही विधायक था, उन्होंने इशारा किया, मुख्तार अंसारी आया, और मायावती बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे बकैया चलते हैं ना, बकैया हो गई। मुख्तार अंसारी ने यूं दोनों हाथ फहराए डैने की तरह, और यूं करके चला, और फिर किसी विधायक उधर हिम्मत नहीं, सपा विधायक की किसी गुंडे की, तो वहां पहुंच जाए, और मायावती तुरंत बाहर निकल गई, और बाहर कमांडो खड़े थे, और इतनी मारपीट हुई। बाद में तो पुलिस आई, लेकिन मैं कह रहा हूँ वही तमाम गुंडे बैठे थे, शंकर तिवारी से लेके राजा भैया तक, सब के सब दुबक गए थे। बता रहा हूँ आपको, सब मेज के नीचे बैठ गए थे। ये स्थिति से दुबक के सारे माफियाओं में देख रहा, सब मेज के नीचे। क्या उसमें एक विधायक तो थे,
वो उसी वक्त मेज के नीचे भी बैठ के विधायिका को उससे प्रेमालाप में लग गए, वो लगे उनका पीठ थपथपाते वहीं उनको सांत्वना देने लगे, और तब तक एक सफाई विधायक पीछे से उनको फिर हिप पे मारा कस के। इस तरह की घटनाएं होती है। सोचिए विधानसभा में जब गुंडाई हो सकती है। एक बार जब हरिशंकर तिवारी के खिलाफ मामला ऐसे आया था तो हरिशंकर तिवारी के लिए 22-23 विधायकों ने विधानसभा में मामला उठाया था। तब हरिशंकर तिवारी विधायक नहीं थे, एक साथ हरिशंकर तिवारी रक्षा में लोग खड़े हुए। तो राजनीति ने गुंडों को पाला अपनी वोट फैक्टर के लिए, और राजनीति इतनी, जो कहा जाता है राजनीति वेश्या है, तो राजनीति अपने सत्ता के लिए, अपनी सरकार के लिए, किसी की भी हो, XYZ, आप कह रहे हैं योगी ने संभाला, कुछ नहीं, योगी ने कोई नहीं संभाला, सब सत्ता का खेल है। योगी ने गुंडई को कंट्रोल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वही कंट्रोल गोरखपुर में क्यों नहीं था भाई, आज भी क्यों नहीं है? ठेके पट्टे में जो बदमाशियां आज भी चल रही हैं, खूब कस के चल रही है। असली जगह, असली जड़ माफिया गुंडई सबकी धन है, धन, और वो है ठेके में, वो है रियल एस्टेट में। एंड लखनऊ में रोज अवैध कॉलोनियां सीज की जा रही हैं, फिर खुल जा रहे हैं, फिर सीज करके NDA के लोग जाते हैं, फिर वो खुल जाती है। लाइन से ग्रुप हाउसेज बने हुए हैं, तमाम सरकारी जमीनों पे अपार्टमेंट खड़े हो जा रहे हैं। कैसे हो जा रहा है? क्योंकि सारा पैसा वहीं है, सारे मंत्रियों अफसरों को पैसा पहुंचता है। तो माफिया राज या बाहुबली राज या गुंडा राज, आप जो कहिए, चाहे यूपी हो, बिहार हो, चाहे दिल्ली हो। आप देखिए ना, दिल्ली में कितने कब्जे कर रखे हैं रोहिंग्याओं ने, बांग्लादेशियों ने। अरविंद केजरीवाल ने करवाए थे ना, कांग्रेस ने करवाए थे ना। अब भाजपा सरकार आई है तो हटवा दी। अच्छा, भाजपा सरकार क्या DDA तो उनके पास है, सेंट्रल के पास हमेशा रहा, क्यों नहीं हटा दिया भाई? पहले क्यों नहीं हटाया? जैसे तुर्कमान गेट, संजय गांधी ने, वहाँ तमाम कब्जे हो गए थे, अवैध कब्जे हो गए थे, संजय गांधी ने इमरजेंसी में तुर्कमान गेट तोड़वा दिया, खत्म करा दिया। ये नहीं करवा सकते, अब करवा। अब जब रेल की पटरी के किनारे बस्तियां बन गई और वंदे भारत तोड़े जा रही, क्योंकि उनको ट्रेन से लेना देना नहीं है, वंदे भारत नाम क्यों है, इसलिए वो तोड़ रहा है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि माफिया राज अब आतंक में तब्दील हो चुका है। इधर इन लोगों ने बैलेंस किया, उधर पंजाब में खालिस्तानियों ने बैलेंस किया। पंजाब में भी बहुत बड़ा माफिया राज है, जान लीजिए। तमिलनाडु में बहुत बड़े माफिया, बड़े बड़े माफिया है। कर्नाटक में कहाँ माफिया नहीं है, हर जगह माफिया है। और बिना राजनीतिक शरण के कोई माफिया खड़ा नहीं होता। माफिया एक दिन में, एक सेकंड में राइट टाइम हो सकता है, अगर सत्ता चाह ले तो। सत्ता को भी 50 काम रहते हैं, उसको क्या करें? आज भी है, कल भी होंगे। जिस दिन राजनीति क्यों चाहे, वो अपनी सरकार गंवा के, कोई बहुत कम नादान होते हैं BP सिंह की तरह। BP सिंह जानते थे कि मंडल लागू करेंगे सरकार गिर जाएगी, बहुत अच्छी तरह जानते थे। नहीं, शरद यादव को ऐसा सलाहकार मिल गया था, इतना शातिर सलाहकार था, उसने बता दिया था शरद यादव ने कि सरकार भले आपकी गिर जाएगी, अम्बेडकर से ज्यादा मूर्तियां आपकी लग जाएंगी और आप देश में पूरे छा जाएंगे। BP सिंह इस बहकावे में शरद यादव के आ गए और मंडल आयोग लाल किले से लागू कर दिया। और आज की तारीख में BP सिंह जितनी गालियां सुनते हैं, मूर्ति तो छोड़ दीजिए, जितनी गालियां BP सिंह सुनते हैं कोई नहीं सुनता। तो एक ये भी माफिया, जातिवाद कम है, जातिवाद और माफिया एक दोनों एक दूसरे से मिले हुए, जान लीजिए, बिना जात के। अब यहाँ देखिए ना, उत्तर प्रदेश में तो मान लिया गया कि यादव मुस्लिम गुट जोड़िए, और आज भी ठेकेदारी सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में किसी के पास है, ठेकेदारी की बात कर रहा हूँ, अभी भी अखिलेश यादव के समय के यादवों और मुस्लिमों के पास है। योगी उस रैकेट को तोड़ नहीं पाए हैं, तो क्या योगी ने काबू किया, ये बताइए, हमें बताइए। जितने धन पशु हैं सब ठेकेदार हैं, और सारे सरकारी विभागों के ठेके इन्हीं यादवों, उन्हीं मुसलमानों के पास है जो अखिलेश के समय थे। शायद इक्का दुक्का हटे हो, बाकी सब के सब वही ठेके चला। आप यकीन मानिए, कभी भी अतीक अहमद के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, आप करते रहिए। यहाँ वहाँ गुलगपाड़ा की 2 जमीन यहाँ खरीद ली, उनकी कब्जा कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, और वहाँ अपार्टमेंट बना दिए गरीबों के लिए। ये सब शोषेबाजी है। अभी भी अतीक को मुख्तार, ये भाई गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया, अतीक की बीबी पकड़ी गई अभी तक, मुख्तार अंसारी की बीबी पकड़ी गई, क्यों नहीं पकड़ी गई भाई? वो पहलगाम के आतंकी तो नहीं है ना। सरकार चाहे, देखिए एक बार क्या हुआ था कि जब आडवाणी की रथ यात्रा चल रही थी ना, तो बिहार में लालू यादव ने आडवाणी को अरेस्ट कर लिया था, रथ यात्रा खत्म हो गई थी। पूरे देश में दंगे हुए थे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, लेकिन बिहार में दंगे नहीं हुए। उन दोनों दूरदर्शन का जमाना था, दूरदर्शन ने लालू यादव से इंटरव्यू किया था और कहा, पूछा था कि ये बताइए पूरे देश में दंगे हुए लेकिन बिहार में दंगे नहीं हुए।
ऐसा कैसे? तो लालू, अच्छा लालू उन दिनों तक भ्रष्ट नहीं हुए थे, लालू उन दिनों समाजवादी थे और उस वक्त मतलब क्या भ्रष्टाचार की लकीर उनके आगे नहीं आई थी। तो लालू यादव ने बहुत बेलाग कहा था कि देखिए दंगे इसलिए नहीं हुए कि मैं नहीं चाहता था, जिस दिन दंगे हो समझ लीजिए मैं दंगे करवा रहा हूँ बिहार में, कितना मैंने। अब जैसे योगी हैं, दंगे नहीं होने देते यूपी में, क्योंकि यूपी नहीं दंगे नहीं चाहते। तो कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री चाह ले तो एक दिन में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, एक दिन में। अरे सरकार ही कमानी होगी ना, और क्या करना होगा? आप रुकिए ना, एक बार रुक देंगे फिर दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी रखने की। तो लेकिन बाद में उन्हीं लालू ने भागलपुर में दंगे करवाए, तमाम और दंगे करवाए। अब फिर मुसलमानों के मतलब जो कहते हैं ना बुद्धम शरणम गच्छामि, तो मुस्लिम शरणम गच्छामि हो गए इस वक्त। और वहीं से एमवाई फैक्टर चला, फिर उसी एमवाई फैक्टर, एमवाई मतलब मुस्लिम और यादव, मुलायम सिंह ने भी उसी को अडॉप्ट किया। और ठेकेदारी में वो एमवाई फैक्टर आज भी बहुत तेजी से लागू है, कल भी लागू रहेगा, उसको खत्म नहीं कर सकते। और जब तक ठेकेदारी रहेगी, चाहिए तो ये कि सरकार को ठेकेदारी सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। अगर बाहुबलियों को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ठेकेदारी पे आप अंकुश लगाइए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने आपके पास इतने इंजीनियर हैं, इतने लोग हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, अब 2 कमरे का घर बनाना भी बिना ठेकेदारों के संभव नहीं। आदमी निजी घर भी बनाता है ना 2 कमरे का, तो उसमें भी ठेके को ही देता है, क्योंकि लेबर को संभालना आसान नहीं। ठेकेदार अगर लेबर को संभाल लेता है तो सरकारी मशीनरी क्यों नहीं संभाल लेती? पहले सड़कें सरकार ही बनाती थी ना, अभी भी सरकार बनाती है, लेकिन ठेके देती। तो अगर पीडब्ल्यूडी आप देखिए ना, जितने बड़े बड़े ब्रिटिश जमाने के बंगले हैं, या बाद में भी जो नेहरू पीरियड के बंगले हैं, इंदिरा गांधी के समय के, सब सरकार ने बनाया, ठेकेदारों ने नहीं बनाया। और अच्छे और बड़े बंगले बनाए, उनकी क्वालिटी पे कहीं कोई सवाल नहीं है। क्यों भाई? अशोका होटल जैसे होटल बना सकते हैं आप, तो बाकी चीजें कैसे नहीं बना सकते भाई? क्यों नहीं बना सकते? आप साउथ एवेन्यू, साउथ है ना कि साउथ क्या नाम है, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन सामने, ये सब राष्ट्रपति भवन तो चलिए अंग्रेजों ने बनाया, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक तो भारत सरकार ने बनाया, अच्छे बनाए हैं। वहाँ ठेकेदारी नहीं हुई है, ठेकेदार थे, ठेकेदार माल सप्लाई करने के लिए तमाम और चीज़ों पे। तो जिस दिन ये सड़क पे, जंगल पे, अब देखिए जंगल क्यों साफ हो रहा है? ठेकेदारों को साफ हो रहा है। एक IPS अफसर थे यहाँ लखनऊ में, DGP रह चुके थे, उन्होंने जंगल विभाग की जमीन पे कब्जा कर लिया था, 1-2 एकड़ नहीं, पता नहीं कितने एकड़, और वहाँ कॉलेज बना दिया एक मैनेजमेंट का। तो ऐसे तमाम लोग, तो IAS IPS मिल के ये जो ठेकेदारी का सिस्टम चलाए हुए है ना, टेंडर वोंडर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आप ठेकेदारों की संपत्ति देखिए ना, रियल एस्टेट के लोगों की संपत्ति देखिए ना, कैसे 2 दिन में 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? इतना पैसा कहाँ से आ रहा? तो जाहिर है कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज है ना। देखिए ना, बिहार में आज भी बनता हुआ पुल टूट के गिर जाता है, बना हुआ है, उद्घाटन होना, पुल टूट के गिर गया, बड़ा बड़ा पुल गिर जा रहा है। कैसे गिर जा रहा है? पुल बाढ़ में बह जा रहा है। क्यों बह जा रहा है भाई? ब्रिटिश पीरियड के पुल तो आज भी पड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं बह रहा है? आज के बने बनाए पुल कैसे गिर जा रहा है? ठेकेदारी है, और वही है कि धांधलेबाजी, और कहीं बाहुबल नहीं है, कहीं माफिया नहीं है। ये सरकार बनाती है माफिया, सरकार बिगाड़ती है माफिया। आपकी पार्टी में है तो बाहुबली नहीं है। कहता हूँ, हरिशंकर तिवारी के लिए एक समय यशवंत त्रिपाठी ने जान दे दी थी और कहा था कि माफिया नहीं है। माफिया शब्द का उन्होंने एक अलग से खोज खिलाया था, माफिया किसको कहते हैं। और सच है, माफिया तो इटली से आया है। जो सोनिया गांधी का पिता है ना, वो भी माफिया था इटली में। ये माफिया शब्द का जो मतलब कंसेप्ट है वो इटली से आता है, इटली में माफिया हुआ करते थे। और फिर उन्होंने बताया था कि ये ब्राह्मण है, ये है, वो, इसलिए तो माफिया नहीं, क्या क्या दुनिया भर की बातें बताई थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सूरत रामन त्रिपाठी के बाद हरिशंकर तिवारी के जनक हैं वो। सूरत रामन त्रिपाठी मैं मानता हूँ जनक। और एक बात, एक कुष्ठाश्रम है गोरखपुर में, वो ट्रस्ट के थ्रू चलता है, आज भी है, और वहाँ बेहद भ्रष्टाचार, बहुत, जितने कुष्ठाश्रम या तमाम सामाजिक कल्याण के आपको जगहें दिखती है ना, महा भ्रष्टाचार के गढ़ है। एक जगह नहीं, सब जितने वृद्धाश्रम ये वो सब NGO चलाना, सब माफिया। NGO चलाने वाले भी बहुत बड़े माफिया हैं, जान लीजिए आप। हम आप NGO नहीं चला सकते, हम तो सोच भी नहीं सकते कि NGO चला दें। तो NGO चला के माफिया बने हुए, अरबपति बने हुए। तो गोरखपुर में कुष्ठाश्रम है, वो ट्रस्ट से चलता है, उसमें सूरत रामन त्रिपाठी भी ट्रस्टी थे,
एक प्रताप आदित्य थे, वो ट्रस्टी थे, रेलवे के डीएम ट्रस्टी थे, तमाम हरशंकर तिवारी भी उसमें ट्रस्टी थे। हरशंकर तिवारी ने अपने एक्सेस को वहाँ सुपरिटेंडेंट बनवा दिया, विजय त्रिपाठी नाम था उसका, याद है 80 के दशक की बात में, तब दिल्ली में जनसत्ता अखबार में था। तो वहाँ मुझे गया तो मुझे पता लगा कि जो कोढ़ियों को जो कंबल या तमाम और दान में चीज़ें मिलती हैं, तमाम कपड़े, तमाम खाने पीने की चीज़ें, उनको देख के लोग जाते हैं, तुरंत उठवा लिया जाता है और उसको बाजार में फिर बेच दिया जाता है। और उनको उन्होंने 4 आने रोज पर वहाँ मजदूरी करते थे कोढ़ी, जो कुछ कहते हैं आप, और बड़े बड़े परिवारों के लोग थे, क्योंकि परिवारों ने उनको निकाल बाहर कर दिया था, तो क्या करते। तो हमको जब ये सब पता चला कि वहाँ बंगलिंग हो रही है, तमाम फंडिंग लूटी जा रही है, क्या क्या, तो हमने एक खबर लिखी। सोचिए वहाँ एक फोटोग्राफर नहीं मिला गोरखपुर में कि उस शासन की फोटो खींचे। सब डरते थे, क्यों, जानते थे हरशंकर तिवारी का कब्जा है। अंत हमारे एक दोस्त थे, उनके पास कैमरा वैमरा था, हमने कहा भाई चलिए कुछ फोटो तो खींच लिया जाए। फोटो तो खींच दिया उन्होंने, चला गया दिल्ली। हमने कहा फोटो भेजिएगा, आज तक फोटो भेजी नहीं उन्होंने। सोचिए, दाएं बाएं टालते रहे, और ये है वो है, चिट्ठी में लिखता रहा। उन्होंने चिट्ठी का जमाना था कि फोटो क्या हुआ, बहुत हाँ दिलवाता हूँ मिलवाता हूँ। फिर अंदर उनका रील खराब हो गई, मैं देखता हूँ, और फोटो नहीं भेज पाया, क्योंकि उनको धमकी मिली कुछ। उसी ट्रस्ट की मीटिंग में एक बार सूरत अहमद त्रिपाठी ने ये मसला उठाया, फिर भी खबर हमने लिखी बिना फोटो के छपी, और तमाम दबाव आए, क्या उनको भी बहुत सारी धमकियाँ मिली। तो बाद में ट्रस्ट की एक मीटिंग हुई, तो उसमें सूरत अहमद त्रिपाठी ने ये मसला उठाया कि देखिए उस अखबार में, उस पत्रिका में, रविवार पत्रिका में भी छपा, जनसत्ता में भी छपा। तो जानते हैं हरशंकर तिवारी ने सूरत अहमद त्रिपाठी से क्या कहा? बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा कि शांत हो जाइए, मैं शांत कर दूंगा। सोचिए, एस.एन. मणि त्रिपाठी जो उनके जनक माने जाते थे, तो एस.एन. मणि त्रिपाठी भी अब तो खैर नहीं है। उनके बेटे यहाँ डीजीपी रहे थे, विलास मणि त्रिपाठी। उनके एक बेटे मिलिट्री में थे, उनके एक बेटे से विलास मणि त्रिपाठी, क्या नाम है, हाईकोर्ट में जस्टिस भी रहे। मतलब अच्छे परिवार भी लोग, अच्छे पदों पर उनके परिवार के लोग। एस.एन. मणि त्रिपाठी से उन्होंने हाथ जोड़कर हरशंकर तिवारी ने कहा कि शांत हो जाइए, नहीं शांत कर दे। भोजपुरी में कहा था उन्होंने, शांत हो जाए, नहीं शांत कर दे। एस.एन. मणि त्रिपाठी मीटिंग छोड़कर चले आए। बाद में हमको पता चला, मैं गया गोरखपुर, मैंने पूछा एस.एन. मणि त्रिपाठी से क्या ऐसा हुआ, उन्होंने कहा ऐसा हुआ, और उन्होंने ट्रस्ट छोड़ दिया। सोचिए, तो सीधे कहा शांत हो जाए, नहीं शांत कर दूंगा। ये स्थिति थी। सोचिए, एस.एन. मणि त्रिपाठी जो, अच्छा एस.एन. मणि त्रिपाठी सिर्फ आईएएस नहीं थे, 2 बार एमएनसीयू भी रहे थे। वो ट्रस्ट छोड़ के बाहर हो गए, और फिर कहीं किसी में सार्वजनिक जीवन उन्होंने छोड़ दिया। सोचिए, यही स्थिति थी हरशंकर तिवारी की गोरखपुर में। अरे यही लखनऊ में क्या चाहते थे क्या कर लेते थे, जो चाहते थे कर लेते थे, कोई क्या कर सकता था। अब सोचिए कितना बड़ा डिप्लोमेट हुआ आदमी। योगी ने शपथ लिया, योगी के मुख्यमंत्री बनने की बात हुई, हरशंकर तिवारी को समझ में आ गया कि अब क्या होना है। योगी ने शपथ बाद में ली, हरशंकर तिवारी ने भारत छोड़ दिया, सीधे नेपाल चले गए। और जब बहुत बीमार हो गए हैं, तब इलाज के लिए वो आए और मर गए। सोचिए, अंततः विनय मणि त्रिपाठी जो का लड़का है, वो पकड़ा गया, ईडी ने पकड़ लिया उसको, क्योंकि बदमाशी तो खूब लग गई थी। तमाम फर्जी कंपनियां अब ठेकेदारी नहीं कर पा रहे हैं, तो तमाम फर्जी कंपनियां बना के मौज कर रहे थे, अरबों का बैंकों से लोन लेके गायब हो गए थे। और अंत में ईडी ने पकड़ लिया, अब शायद जमानत मिल गई। तो लेकिन हरशंकर तिवारी को एक बार एनएसए से पकड़े गए। अच्छा, हरशंकर तिवारी क्या थे ना, ये अतीक अहमद, ये अतीक मुख्तार अंसारी सब पैसा भले बहुत कमा लिए होंगे, हरशंकर तिवारी वाला जो रॉबिन हुड का जो जलवा था, वो नहीं कमा पाए। हरशंकर तिवारी मतलब एक किंवदंती बन गए थे जीते जी, ये स्थिति थी उनके माफियागिरी की। और एक से एक किस्से झूठे सच्चे सब चलते थे। वो हैट लगा के, टाई लगा के पहुंचे डीएम के, ऐसे मतलब इस तरह की, मतलब जैसे रॉबिन हुड रूप बदल बदल के चलता है, उसी तरह से रूप बदल बदल के। वीरेंद्र शाही यही काम नहीं कर पाता था। वीरेंद्र शाही, अच्छा हरशंकर तिवारी के साथ एक खासियत और थी, एक तो विनम्रता बहुत थी, दूसरे उनके पास शराब और औरतबाजी का खेल नहीं था। वीरेंद्र शाही के साथ ये सारे खेल थे, शराब भी पीते थे, औरतबाजी भी करते थे, और औरतबाजी में ही मारे गए। सोचिए, वीरेंद्र शाही को गनर मिला हुआ था, विधायक निवास में गनर को छोड़ के रात में निकल गए लखनऊ के इंदिरा नगर मोहल्ले में, और वहां से सुबह सुबह वो शिवका शुक्ला ने पूरी रेकी कर रखी थी। सुबह सुबह जो अपने महिला मित्र के घर से निकले हो,
वही मार दिया। ठीक वैसे जैसे है ना कि वो ओसामा बिन लादेन का जो एक चेला था ना जवाहिरी, वो अफगानिस्तान में रहता था और बिल्कुल अंडरग्राउंड रहता था, लेकिन सुबह सुबह बालकनी में चाय पी जाता था। अमेरिका ने पता कर लिया और उसकी बालकनी में चाय पीते वक्त मार दिया। वही काम वीरेंद्र साहिब बहुत बच के रहते थे। एक बार गोलघर बाजार में सोचिए, वीरेंद्र साहिब को हरशंकर तिवारी ने ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई, एम्बेसडर कार से थे, पूरी गाड़ी छलनी हो गई, लेकिन वीरेंद्र साहिब को एक गोली नहीं लगी। जानते हैं क्यों? वो इतना सतर्क थे, जो जरा से आहट मिली तुरंत उन्होंने सीट उखाड़ दी और सीट के नीचे चले गए, तो सारी गाड़ियां ऊपर फाटक पे लगी, अरे सारी गोलियां, और वीरेंद्र साहिब सीट के नीचे पड़े रहे और बच गए। तो इतना सतर्क होने बाद भी औरतबाजी में मारे गए। श्री प्रकाश शुक्ला भी औरतबाजी में ही मारा गया। श्री प्रकाश शुक्ला बहुत बड़ा गुंडा था और जान हथेली पर लेकर चलता था। हरशंकर तिवारी डिप्लोमेट नहीं था, वो पैसे वैसे के चक्कर में, हालांकि पैसे वैसे उसने बहुत कमाए, हरशंकर तिवारी वाले से ज्यादा पैसे कमाए जान लीजिए आप। और वो सीधे मतलब बड़े मतलब दिलेरी से बात करता था, फिल्मी हीरो की तरह से, कहता था सलीम जावेद के, अमिताभ बच्चन की तरह बात करता था कि ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, कर देता था। वो भी औरतबाजी में मारा गया। औरतबाजी ना होती तो वो भी बचा रहता, तो उसके पास डिप्लोमेसी नहीं थी वो। अच्छा, उसने बाद में फिर वो ये बिहार में एक माफिया था, माफिया है अभी जिंदा है वो, मोकामा का, देखिए नाम भूल रहा हूँ मैं, मोकामा का एक माफिया है, अनंत सिंह। नहीं नहीं, अनंत सिंह तो बहुत छोटा आदमी है। सूर्यभान सिंह, सूर्यभान, यस, सूरजभान सिंह। अनंत सिंह तो बस वैसा ही है, जो कहते हैं माउथ कमिश्नर है, बकचोद टाइप का आदमी है, बोलता रहता है, उसके पास वो नहीं। लेकिन वो सूर्यभान जो है ना, उसका वो बन गया, उसी में फंस गया, फंस गया दिल्ली में। अच्छा, वो एक बार क्या, अच्छा उन दोनों लैंडलाइन का जमाना था, मोबाइल नया नया था, सबके पास मोबाइल था नहीं। तो शिव प्रकाश शुक्ला करता क्या था कि वो लैंडलाइन से नेपाल फोन करता था, नेपाल के एक पीसीओ पे, और उस पीसीओ से जहाँ लखनऊ, गोरखपुर, मुंबई, कहीं भी बात करना होता था तो पीसीओ से, मतलब नेपाल के पीसीओ को मिलाता था, फिर वो पीसीओ और यहाँ का नंबर मिलाता था, बात होती थी। तो तमाम पुलिस वाले टापते रह जाते थे। एक राजेश पांडे एसटीएफ में थे, उन दोनों कहते थे यार क्या बताएं भाई साहब की नेपाल में पड़ा हुआ है, अब नेपाल हम लोग जा नहीं सकते, और फिर उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, ये है। और यही लखनऊ से फोन करता था, उन्हीं को फोन करता था और नेपाल का नंबर आ जाता था। तो नेपाल के नंबर पे क्या करते, तो उस तरह से वहां से फोन करता था। तो एक बार गोरखपुर में एक लड़की थी, उससे उसका बहुत सारी लड़कियों से उसके चक्कर थे। तो गोरखपुर में एक लड़की थी, उसको लोग कहते हैं विवाह भी करना चाहता था या क्या था, तमाम लोगों को इस तरह झांसे दिए रहता था। अच्छा, कहीं फोटो नहीं खिंचवाता था किसी की भी साथ, कहीं किसी के बर्थडे में भी गया, किसी की शादी में भी गया। अच्छा, सोचिए समाज कैसे बदल गया। पहले लोग गुंडों से दूर रहते थे, दूरी, बाद में लोग हरशंकर तिवारी, शिव प्रकाश शुक्ला जैसे लोगों को जानते हुए भी कि इनका चरित्र क्या है, इनका काम क्या है, लोग अपने शादी ब्याह में बुलाने लगे, अपने घर बुलाने लगे, लोग जाने लगे। हरशंकर तिवारी भी जल्दी, पहले के समय में फोटो नहीं खिंचवाते। अच्छा, पहले के समय में कैमरा वैमरा होना चाहिए था, आजकल तो मोबाइल है। शिव प्रकाश शुक्ला के समय में मोबाइल तो नहीं था, कैमरे सबके हाथ में आने लगे थे, मिडिल क्लास के हाथ में भी कैमरा आ गया था। पहले कैमरे स्टूडियो में थे या बहुत कम लोगों के पास अपने कैमरे होते थे। तो शिव प्रकाश शुक्ला की फोटो नहीं खिंचवाता था। लखनऊ में एक परिवार में गया किसी बच्चे के जन्मदिन में, और फोटो नहीं खिंचवाया, फिर किसी चीज या कहने फोटो दे दो, हमें फोटो नहीं चाहिए। वही एक फोटो उसके पास, मतलब पुलिस के पास उपलब्ध थी उस बर्थडे की, तो फोटो नहीं खिंचवाता था, कहीं भी जाता था। तो लेकिन उसमें फंस गया वो लड़की के चक्कर में। लड़की उसको बराबर फोन करती थी, ये लड़की को बराबर फोन करता था। तो कहीं से डीआईजी थे उन दोनों, यशवंत सिंह, पहले यहाँ लखनऊ में भी एसपी सिटी रहा है, उन दोनों डीआईजी थे गोरखपुर में। उनको कहीं से टिप मिला कि फला पीसीओ से एक लड़की है जो शिव प्रकाश शुक्ला को फोन करती रहती है, और शिव प्रकाश शुक्ला भी उसी पीसीओ को उसको बुलवाता, टाइम फिक्स था लोगों का। तो उस लड़की ने उस पीसीओ का फोन उन्होंने टैप करवाना शुरू किया टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू। तो उस लड़की ने कहा कि बहुत दिन हो गया, तुम आए नहीं, मिले नहीं, ये है वो है, बाहों जो प्रेम में उनकी बातें होती हैं सब उसने की। तो शिव प्रकाश शुक्ला ने कहा घबराओ नहीं, कल जरा रांची जाना बड़ा काम है, करके आता हूँ तो फिर तुम्हारी बाहों। अच्छा, फोन चूंकि टैप कर रहा था,
यशवंत शुक्ला को तुरंत खबर मिली कि ये चीज़ है, और ये बात आई है, और कल रांची जा रहा हूँ, और दिल्ली में था वो। फोन तो आता था, क्या नाम है, नेपाल वाले पीसीओ से ही, लेकिन दिल्ली में वो था। यशवंत सिंह ने तुरंत एसटीएफ को यहाँ टिप दे दिया कि भाई ऐसी सी बात है, वो देखिए। एसटीएफ तुरंत फ्लाइट लेके, एसटीएफ को कल्याण सिंह दोनों चीफ मिनिस्टर थे, एसटीएफ को उन्होंने स्टेट प्लेन दे रखी थी कि जब चाहिए आप लोग ले लीजिए और जहाँ चाहिए जाइए। एक बार सूर्यभान सिंह के यहाँ भी हुआ कि सूर्यभान सिंह के यहाँ युवा की पता लगा, सूर्यभान सिंह के पास वो मोकामा में पड़ा हुआ शिवप्रकाश शुक्ला, जो लोग स्टेट प्लेन लेकर गए वहाँ और छापा मारा। वो कह रहा हूँ शिवप्रकाश शुक्ला के पास दिलेरी बहुत थी, वो सीधे वहाँ गंगा नदी से गंगा में कूद गया। ये लोग टापते रह गए और इधर उधर घूमते रह गए, गंगा कूद के। एक बार गोरखपुर लखनऊ में भी एक हत्या की उसने, यहाँ माल एवेन्यू क्रॉसिंग पे नींदाड़े हत्या की। हम लोग जब तक, अच्छा उस वक्त होता क्या था ना, प्रेस को तुरंत फोन आ जाते थे कि ये हो गया वो हो गया। हम लोग दौड़े दौड़े गए और युवा किधर से, पुलिस वाले बताते रहे इधर से उधर से। यहाँ अब तो वो IT हब बन गया लगभग, तो गजरिया फार्म यहाँ पे है लखनऊ में, तो वहां तक वो गया था। वहीं गाड़ी छोड़ के, जिस गाड़ी से था वो कार से, वो कार वहीं छोड़ के गजरिया फार्म से सीधे सीधे कछार था, नदी का किनारा, उधर गेहूं के खेत थे। और मुझे याद है दिसंबर जनवरी का कुछ महीना था, दिसंबर ही था शायद, जनवरी था। तो गेहूं के खेत अभी छोटे छोटे पौधे थे, और उसमें बकैया वो भी लेट के निकल गया अपने 2-3 साथियों से। पुलिस कॉम्बिंग करती रही 2-3 दिन तक, पाई नहीं, वहां भी वो वहां निकल गया। लेकिन एसटीएफ ने, जो भी यशवंत सिंह ने जब यहाँ लखनऊ के एसटीएफ को जब ट्रिप दिया, तो एसटीएफ तुरंत रात में ही दिल्ली पहुंच गई स्टेट प्लेन से। फिर उनको ये नहीं देखना था कि ये, अच्छा शिवप्रकाश शुक्ला के साथ खासियत ये थी कि जैसे और लोगों की रेकी करता है, एसटीएफ की वो लगातार रेकी करता था, एसटीएफ के खिलाफ भी कुछ न कुछ लगाया जाता था कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और सबकी जासूसी, और लोगों को फोन करता था, अच्छा नया खिलौना ला, खिलौना मतलब हथियार। एक एसटीएफ के पास भी AK-47 आ गया था, उसका अच्छा नया खिलौना ले घूम रहा है, इस तरह बात करता था। तो ये लोग पहुंचे और फिर सीधे इधर उधर करने बजाय सीधे जो रांची की फ्लाइट थी उस फ्लाइट पे पहुंचे और वहां से उसको खींच लिया। बाकी सब तो ड्रामा था कि गाजियाबाद में ले आए और ये इनकाउंटर वो इनकाउंटर, कहीं कुछ नहीं। 8-10 दिन तक इन्होंने वहाँ उसको इंट्रोगेट किया। वो था एक अनुज सिंह था उसका भाई, अरे उसका साथी, दोनों को इंट्रोगेट किया। और वहीं बताते हैं लोग कि कई लाख रुपए उसके पास मिले, और सब लोगों ने आपस में बांट किए, कुछ रिकवरी दिखा दी और उसको मार के ख़त्म कर दिया, इनकाउंटर बता दिया। सोचिए शिवप्रकाश शुक्ला इतना शातिर आदमी था। एक घटना बताऊँ आपको, लालजी टंडन लखनऊ के नेता थे, मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना रखते थे, कल्याण सिंह मिनिस्ट्री में मंत्री थे। उसकी रेखी की उसने शिवप्रकाश शुक्ला ने, और उनको फोन किया कि देखो तुम यहाँ थे, तुम वहाँ थे, तुमको देख रहे हैं, ये कर रहे हो कर रहे, और उनसे कुछ पैसे मांगिए और ये कर दो, कुछ काम करने को कह दिया। लालजी टंडन इतना डर गए कि सार्वजनिक जीवन छोड़ के मेडिकल कॉलेज में जाके भर्ती हो गए, और 1-2 दिन नहीं, सोचिए कैबिनेट मिनिस्टर थे और मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना रखते थे। 2-3 महीने KGMC में एडमिट रहे और किसी से जल्दी मिलते नहीं, इतना डर गए थे, इतना खौफ था शिवप्रकाश शुक्ला का। एक किस्सा और बताऊं आपको कि शिवप्रकाश शुक्ला एक रस्तोगी बंधु थे यार, और बड़े व्यापारी हैं। रस्तोगी ठीक यहाँ जो SSP का रेजिडेंस, अब तो पुलिस कमिश्नर का रेजिडेंस हो गया, उस वक्त SSP हुआ करते थे। तो SSP रेजिडेंस के ठीक सामने उसने रस्तोगी के लड़के को किडनैप किया। रस्तोगी भी साथ में कार में से खींच लिया उसने, और कार में से जब खींचा उसने तो बाप भी था, उसने बाप ने दौड़ा लिया उसको। अच्छा वो नहीं जानता था शिवप्रकाश शुक्ला है कि कौन है, नहीं उसने बाप को वहीं गोली मार दी, बाप वहीं मर गया और लेके चला गया। बाद में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल होम सेक्रेटरी से मिला, प्रमुख सचिव गृह कहे जाते थे। मैं उन दिनों रिपोर्टर था और होम देखता था। मुझे याद है राजीव रतन शाह प्रमुख सचिव गृह थे। रोज आज भी होती है, हमेशा से शाम को 5 बजे रोज एक प्रेस ब्रीफिंग होती है होम डिपार्टमेंट की। उस दिन भी थी। अचानक प्रेस ब्रीफिंग के समय ही व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आ गया राजीव रतन शाह के पास, और राजीव रतन शाह ने हम लोगों से कहा भाई रुक जाइए आप लोग, प्रेस के लोग थे,
उनका इन लोगों से मिलना जरूरी है, चर्चा हो गई। तो अच्छा, राजीव रतन शाह भी चूंकि जाति से व्यापारी ही थे तो मिली, और उन लोगों ने व्यापारियों की मांग थी कि हमें रिवॉल्वर के लाइसेंस दिया जाए। उन्होंने ज्ञापन देखा उनका, उन्होंने तुरंत 1 सेकंड भर की देरी ने उनका नहीं, सबको जो जो अप्लाई करेगा सबको मैं, अच्छा, प्रमुख सचिव के हाथ में रिवॉल्वर का लाइसेंस देना नहीं होता है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल की संस्तुति पे ही रिवॉल्वर का लाइसेंस मिलता है। लेकिन वो कहा कि नहीं मैं कर दूंगा, और ये है वो तुरंत वही ओके किया, और उनका सबको मिलेगा, आप सब लोग अप्लाई कर दिए पर्सनली। फिर हुआ कि चाय वाय पी लिए, चाय पीने लगे लोग। एक पत्रकार ने एक व्यापारी से, परिचित से पत्रकार ने व्यापारी से कहा कि बताइए आप लोगों को तो लाइसेंस मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास पैसा है, आप खरीद भी लेंगे, लेकिन जब आमने सामने चलाने की नौबत आएगी तब क्या करेंगे? तो उसने कहा भाई रिवॉल्वर चलाना भी सीख लेंगे आदमी रख के। उन्होंने कहा चलिए वो भी ठीक है, लेकिन जब चलाना होगा, आमने सामने आएंगे आप, तो चलाने के लिए कलेजा कहाँ से लाएंगे? तो मान लीजिए शिवप्रकाश शुक्ला सामने आ गया, तो मारेंगे कैसे उसको? वो व्यापारी इतना डर गया, फिर और व्यापारियों से उसने बातचीत की, और अचानक सारे व्यापारी उठ के खड़े हो गए और बोले नहीं साहब लाइसेंस नहीं चाहिए, सब छोड़ के चले गए। दोनों का फिर बाद में पूछा गया भाई क्या मामला, क्या आप उन्होंने समझा दिया? तो मैं देख रहा था वो क्या समझा हम जा रहे थे, हमने कहा इनसे पूछिए क्या समझाया उन्होंने, बताया उन्होंने। तो शिवप्रकाश शुक्ला के सामने लोगों का कलेजा बैठ जाता था। सोचिए लालजी टंडन चले गए मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए 3 महीने तक, पुलिस वाले डरते थे शिवप्रकाश शुक्ला नाम, शिवप्रकाश शुक्ला के नाम पर कोई कुछ भी करवा दे, फोन कर दे मैं शिवप्रकाश शुक्ला बोल रहा हूँ, आदमी काम कर देता था। ये स्थिति थी। शिवप्रकाश शुक्ला, मैंने बहुत सारे माफियाओं को देखा है, दिल्ली में भी देखा है, लखनऊ में भी देखा है, गोरखपुर में देखा है, बनारस वालों को देखा, तमाम देखा, लेकिन शिवप्रकाश शुक्ला जैसा खौफ किसी का नहीं था। कभी जजों के माफिया पे बात करिए जी, आपने समय दिया, जी 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 आपने समय दिया गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी ही आपसे किसी और विषय पे जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छी बात है।